दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल वाले आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ग्रीनटन यूट्यूब चैनल में। आपको बता दूं कि आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड पुलिस एसआई तथा कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट 8। आजकल हमने उत्तराखंड पुलिस एसआई तथा कांस्टेबल से संबंधित प्रैक्टिस सेट की सीरीज चला रखी है। तो आप ग्रीनटन की प्लेलिस्ट बजाकर उत्तराखंड पुलिस एसआई तथा कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। और सभी दोस्तों से ये निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, अल्मोड़ा की बेटी व पाकिस्तान की बहू आयरिन पंत किस देश की सर्वप्रथम राजदूत बनी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नीदरलैंड। आयरिन पंत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आयरिन पंत का जन्म 13 फरवरी 1905 को मल्ला कसुन गांव अल्मोड़ा में हुआ था। आयरिन पंत की मृत्यु 13 जून 1990 को हुई थी और आयरिन पंत के पिता का नाम डेनियल पंत था। ठीक है, आयोग पूछ सकता है कि आयरिन पंत के पिता का नाम क्या था? डेनियल पंत। ठीक है, अल्मोड़ा की बेटी आयरिन पंत ने पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खां की पत्नी होने का गौरव प्राप्त किया था। ठीक है, जिसे पहले प्रश्न जो यूपीटीआर का जब ट्रेंड था तो उस समय प्रश्न बनते थे कि अल्मोड़ा की बेटी और पाकिस्तान की बहू किसे कहते हैं? तो आयरिन पंत को कहते हैं। ठीक है, तो आयरिन पंत का जो विवाह हुआ था तो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खां से उनका विवाह हुआ था। ठीक है, इस ब्राह्मण परिवार ने अंग्रेजों के रहन सहन से प्रभावित होकर 1871 में ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था। ठीक है, तो अब जान लेते हैं कि आयरिन पंत का विवाह कब हुआ था। ठीक है, तो आयरिन पंत का विवाह 16 अप्रैल 1933 को आयरिन पंत का विवाह लियाकत अली खां के साथ इनका विवाह हुआ था। ठीक है, और लियाकत अली खां कौन थे? पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री। 16 अक्टूबर 1951 को लियाकत अली खां की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो अब थोड़ा देख लेते हैं कि आयरिन पंत को कौन कौन से पुरस्कार दिए गए थे। तो आयरिन पंत को जो पहला पुरस्कार दिया गया था मदर ऑफ पाकिस्तान वुमन ऑफ द वर्ल्ड दिया गया था। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आयरिन पंत से संबंधित जितने प्रश्न बन सकते थे इस वीडियो के माध्यम से उतने प्रश्न बनाए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मोनाशाही रजतिमासी मुद्रा किस पवार राजा ने जारी की थी? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। आगामी पेपरों में आपको इस तरह के प्रश्न आपको देखने को अवश्य मिलेंगे कि मोनाशाही रजतिमासी मुद्रा किस पवार राजा ने जारी की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि प्रदीप शाह। अब थोड़ा देख लेते हैं, पवार वंश का एक महत्वपूर्ण राजा है प्रदीप शाह, जिनसे युग त्रिपलसी ने अपने प्रीवियस पेपर में इस राजा से संबंधित 2 या 3 प्रश्न बनाए थे। ठीक है, तो हम इस वीडियो के माध्यम से पवार वंश में का एक महत्वपूर्ण राजा है प्रदीप शाह, तो उनको विस्तार से थोड़ा देख लेंगे। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से इसको नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कि प्रदीप शाह पवार वंश के 91 राजा थे, 51 राजा थे प्रदीप शाह। प्रदीप शाह का कार्यकाल 1717 से 1773 तक था। आयोग ने प्रश्न पूछा था कि प्रदीप शाह राजगद्दी पर कब बैठे थे? तो 1717 में। ठीक है, जब राजा प्रदीप शाह गद्दी पर बैठे थे तो उस समय कुमाऊं में किस चंद राजा का शासनकाल चला था? तो कल्याण चंद चतुर्थ का। ठीक है, और प्रदीप शाह की संरक्षिका कौन थी? जिया कनकदेई। ठीक है, और प्रदीप शाह के प्रधानमंत्री का क्या नाम था? चंद्रमणि डंगवाल। आयोग पूछ सकता है कि किस पवार राजा का प्रधानमंत्री चंद्रमणि डंगवाल था? तो उसका सही उत्तर होगा प्रदीप शाह। और प्रदीप शाह ने राजधानी को नवादा से धुमावाला स्थानांतरित की थी। प्रदीप शाह का राजकवि कौन था? तो मेधागर शर्मा था। ठीक है, तो प्रदीप शाह का राजकवि मेधागर शर्मा था, जिन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? रामायण प्रदीप। आयोग पूछ सकता है कि रामायण प्रदीप किसने लिखी थी? तो मेधागर शर्मा ने। ठीक है, प्रदीप शाह ने मौलाराम को पहली बार संरक्षण भी प्रदान किया था। ठीक है,
और प्रदीप शाह के समय गढ़वाल और कुमाऊं की संयुक्त फौज ने मिलकर रोहिलों के खिलाफ आक्रमण भी किया था। ठीक है। और प्रदीप शाह की मृत्यु कैसे होती है? पैरालिसिस यानी कि लकवा से प्रदीप शाह की मृत्यु होती है। ठीक है। और राजा प्रदीप शाह के काल के 2 सिक्के जो हैं लखनऊ म्यूजियम में उपलब्ध है। और 1757 में गढ़वाल में रोहिलों का प्रथम आक्रमण हुआ था, जिनको प्रदीप शाह ने अपने शासनकाल से भगाया था। ठीक है। और प्रदीप शाह के 2 राजदूत थे, एक का नाम था बंधुमित्र, दूसरा था आपका लक्ष्मीधर ओझा। ठीक है। अब कौन कौन से प्रश्न आगामी पेपरों में थोड़ा आ सकते हैं, थोड़ा देख लेते हैं कि प्रदीप शाह ने बद्रीनाथ में पूजा करने वाले पुजारियों को रावल की उपाधि भी दी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और 1743 में प्रदीप शाह के कार्यकाल में अली अहमद खान ने कटारमल सूर्य मंदिर को भी ध्वस्त किया था। ठीक है। प्रदीप शाह के समय भारत में कौन कौन से युद्ध हुए थे, थोड़ा उनको देख लेते हैं। जैसे प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। ठीक है। तो आयोग प्रश्न पूछ सकता है कि जब भारत में प्लासी का युद्ध हो रहा था तो उस समय पौरवंश का राजा कौन था? तो प्रदीप शाह था। ठीक है। और एक लास्ट प्रश्न है कि मोनाशाही रजत तिमासी मुद्रा किस पवार राजा ने अपने कार्यकाल में लागू की थी? तो इसका सही उत्तर है प्रदीप शाह। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वंश के सिक्कों पर पहाड़ नदी व देवी के चित्र मिले हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुलिंद राजवंश। कुलिंद राजवंश से थोड़ा प्रश्न देख लेते हैं कि कौन कौन से बन सकते हैं पेपर में। तो कुलिंद राजवंश में प्रश्न क्या बन सकता है कि उत्तराखंड का पहला राजनीतिक राजवंश किसे कहते हैं? तो कुलिंद राजवंश को कहते हैं। ठीक है। और कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो अमुकबूती था। और कुलिंद वंश में कितनी प्रकार की मुद्राएं थी? 3 प्रकार की मुद्राएं थी, जैसे अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा, छत्तीसगढ़ प्रकार की मुद्रा और अमुकबूती प्रकार की मुद्रा। ठीक है। तो इस टाइप की जो 3 मुद्राएं थी वो कुलिंद राजवंश से संबंधित थी। और कुलिंद राजवंश की लिपि कैसी थी? ब्राह्मी और खरोष्टी। ठीक है। इसका जो बी ऑप्शन है यानी कि चंद राजवंश, तो चंद राजवंश का संस्थापक कौन था? राजा सोमचंद था, जो झूसी इलाहाबाद से बद्रीनाथ की यात्रा में आया था, जिसने चंद राजवंश की स्थापना चंपावत में की थी। इसका जो सी ऑप्शन है गोरखा राजवंश, तो गोरखा राजवंश जो है आपका कुमाऊं में 1790 से 1815 तक गोरखों का राजवंश कुमाऊं में था। गढ़वाल में गोरखों का राजवंश 1804 से 1815 तक था। हालांकि गोरखों ने गढ़वाल में पहली बार आक्रमण कब किया था? तो 1791 में किया था। इसका जो डी ऑप्शन है कार्तिकेयपुर राजवंश, यानी कि कत्यूरी राजवंश को कार्तिकेयपुर राजवंश भी कहते हैं। इनसे कौन से प्रश्न बन सकते हैं, थोड़ा देख लेते हैं कि कत्यूरी या कार्तिकेयपुर राजवंश यानी कि उत्तराखंड का एक ऐतिहासिक राजवंश है। कत्यूरी या कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना जोशीमठ में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है सूल कुंड तथा गंगनानी कुंड किस जनपद में स्थित है? देखो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि सूल कुंड तथा गंगनानी कुंड किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि उत्तरकाशी जनपद में। ठीक है। तो उत्तरकाशी जनपद के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि उत्तरकाशी जनपद की स्थापना कब हुई थी। उत्तरकाशी जनपद की स्थापना 24 फरवरी 1960 को की गई थी। अब थोड़ा देख लेते हैं उत्तरकाशी से संबंधित महत्वपूर्ण कुंडों के बारे में। सूल कुंड, गंगनानी कुंड, सप्तऋषि कुंड, सुबाहु कुंड और सूर्य कुंड। ठीक है। एक यूनिक प्रश्न है कि डूबा हुआ शिवलिंग कहाँ स्थित है? तो गंगोत्री उत्तरकाशी में। ठीक है। इसका जो ए ऑप्शन है चमोली, तो चमोली जनपद के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि चमोली जनपद की स्थापना कब हुई थी। तो चमोली जनपद की स्थापना 24 फरवरी 1960 को की गई थी। ठीक है। अब चमोली जनपद से संबंधित कुंड के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, जैसे है सत्यपथ कुंड, मानुषी कुंड, नारद कुंड, वैरास कुंड, तप्त कुंड और सारस्वत कुंड। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि सारस्वत कुंड कहाँ स्थित है? तो चमोली जनपद में है। ठीक है। इसका जो डी ऑप्शन है रुद्रप्रयाग, तो रुद्रप्रयाग में गौरी कुंड, उदक कुंड, गूगल कुंड, पार्वती कुंड और भूरी अमूला कुंड स्थित है। जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। हम इस प्रकार से जैसे प्रश्न लेकर आते हैं तो हम इसको बोलते भी उसी प्रकार से जैसे आप नोट्स भी बना सकते हो अपनी कॉपी में। नेक्स्ट प्रश्न है एटकिंसन ने किसके शासन को माँ बाप सरकार एवं सख्त तथा एकतंत्री बताया था? तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जॉर्ज विलियम ट्रेल।
ठीक है। तो जॉर्ज विलियम ट्रेल के कार्यकाल को एटकिंसन ने माँ बाप सरकार एवं सख्त तथा एकतंत्री बताया था। ठीक है। तो अब थोड़ा जॉर्ज विलियम ट्रेल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि जॉर्ज विलियम ट्रेल कुमाऊं के एक महत्वपूर्ण कमिश्नर थे। तो जॉर्ज विलियम ट्रेल का कार्यकाल 1816 से 1835 तक था, यानी कि कुमाऊं कमिश्नर में इनका दूसरे नंबर के राजा कौन थे? तो जॉर्ज विलियम ट्रेल। आजकल आयोग क्रम भी पूछ रहा है। ठीक है। जॉर्ज विलियम ट्रेल को कुमाऊं का प्रथम वास्तविक ब्रिटिश आयुक्त भी कहा जाता है। ठीक है। ट्रेल ने सबसे पहले अपने कार्यकाल में 9 पटवारियों के पद सृजित किए थे 1819 में। कब किए थे? 1819 में 9 पटवारियों के पद सृजित किए थे। और उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था का जन्म जॉर्ज विलियम ट्रेल के कार्यकाल को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दरबान सिंह नेगी व गबर सिंह नेगी प्रथम विश्व युद्ध में किस देश में तैनात थे? देखो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि दरबान सिंह नेगी व गबर सिंह नेगी प्रथम विश्व युद्ध में किस देश में तैनात थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि फ्रांस में। अब थोड़ा देख लेते हैं दरबान सिंह नेगी और गबर सिंह नेगी के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगा दरबान सिंह नेगी के बारे में। तो दरबान सिंह नेगी का जन्म 1887 में कफाड़ तीर गांव चमोली में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और दरबान सिंह नेगी की मृत्यु कब हुई थी? 24 जून 1950 को। ठीक है। और दरबान सिंह नेगी का उपनाम क्या था? वीवीसी। तो वीवीसी के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? दरबान सिंह नेगी को। ठीक है। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दरबान सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार दिया गया था। अब मैं बात करूंगा गबर सिंह नेगी के बारे में। गबर सिंह नेगी का जन्म 1895 को बमूड़ पट्टी टेहरी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था। और गबर सिंह नेगी के पिता का नाम क्या था? बद्री सिंह नेगी। सन 1911 से 1913 तक टेहरी नरेश कीर्ति शाह के प्रतापनगर स्थित महल में गबर सिंह नेगी एक साधारण माली का कार्य करते रहे थे। और गबर सिंह नेगी 1913 में लैंसडाउन में 2x39 गढ़वाल राइफल्स में भर्ती भी हो गए थे। आयोग प्रश्न पूछ सकता है कि गबर सिंह नेगी के बटालियन का नाम क्या था? तो 2x39। ठीक है, जो आयोग ने अपने प्रीवियस पेपर में पूछा था। और गबर सिंह नेगी के द्वारा चंबा में गबर सिंह स्मारक 15 दिसंबर 1925 को स्थापित किया गया था। ठीक है। तो गबर सिंह नेगी के द्वारा 15 दिसंबर 1925 को चंबा में गबर सिंह स्मारक स्थापित किया गया था। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गबर सिंह नेगी को भी विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार दिया गया था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप इससे नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है गढ़वाल दर्शन पुस्तक के लेखक है। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि गढ़वाल दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है शिवानंद नौटियाल। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान की स्थापना देहरादून में किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 1966 में। ठीक है। तो भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान की स्थापना देहरादून में 1966 में की गई थी। इसका जो बी ऑप्शन है यानी कि 1979, तो थोड़ा देख लेते हैं। राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान की स्थापना सेलाकुई में 1969 में की गई थी। ठीक है। तो राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान की स्थापना सेलाकुई में 1979 में की गई थी। और यहीं पे लोअर पीसेस का प्रश्न पूछा गया था 12 दिसंबर 2021 को कि सुगंध पौध केंद्र यानी कि कैप कहाँ स्थित है? तो सेलाकुई में। ठीक है। इसका जो सी ऑप्शन है तो भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना 1982 में देहरादून में की गई थी। इसका जो डी ऑप्शन है 1967 में वार्डिया इंस्टीट्यूट की स्थापना देहरादून में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है खटीमा कांड का पहला गवाह कौन था? तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि खटीमा कांड का पहला गवाह कौन था? तो इसका सही उत्तर है गोपाल बिष्ट। अब थोड़ा खटीमा से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं आगामी पेपर में, थोड़ा देख लेते हैं। खटीमा सबसे पहले किस जनपद पड़ता है? तो उधम सिंह नगर में पड़ता है। ठीक है। तो खटीमा का प्राचीन नाम क्या है? मकरपुर। और खटीमा कांड कब घटित हुआ था? 1 सितंबर 1994 को। अब मैं आपको बता दूं कि खटीमा कांड कब क्यों हुआ था। तो खटीमा कांड 1 सितंबर 1994 को हुआ था। उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए पुलिस के द्वारा राज्य की मांग करने वाले 25 आंदोलनकारियों को गोली मारी गई थी। ठीक है। तो प्रश्न कैसे बनेंगे कि खटीमा गोली कांड कब हुआ था?
तो 1 सितंबर 1994 को। खटीमा का प्राचीन नाम क्या है? मगरपुर है। और खटीमा कांड का पहला गवाह कौन था? तो गोपाल बिष्ट। और दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है कि खटीमा गोलीकांड में कितने आंदोलनकारी शहीद हुए थे? तो 25 आंदोलनकारी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजा दीपावली के दिन मरा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि उपेंद्र शाह। और उपेंद्र शाह की मृत्यु दीपावली के दिन हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, आसन बैराज का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 1967 में। ठीक है। तो आयोग ने यह प्रश्न पूछा है कि आसन बैराज का निर्माण कब हुआ था? तो 1967 यानी कि 1967 में। नेक्स्ट प्रश्न है, टिहरी गढ़वाल में भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 27 दिसंबर 1977 को। ठीक है। अब थोड़ा भुवनेश्वरी महिला आश्रम से संबंधित जितने प्रश्न बन सकते हैं उतने प्रश्न थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है। पहले बात करते हैं टिहरी गढ़वाल की। टिहरी गढ़वाल का भारतीय संघ में विलीनीकरण कब किया गया था? 1 अगस्त 1949 को, यानी कि टिहरी रियासत उत्तर प्रदेश का 50वां जिला था। अब बात करेंगे भुवनेश्वरी महिला आश्रम के बारे में। तो टिहरी गढ़वाल में जो भुवनेश्वरी महिला आश्रम है वो अंजनी शरण नामक स्थान पर है। ठीक है। तो अंजनी शरण में भुवनेश्वरी महिला आश्रम स्थित है। भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना 27 दिसंबर 1977 को सिरिल रैफिल तथा स्वामी मनमंथन के द्वारा की गई थी। ठीक है। और स्वामी मनमंथन कहाँ किस राज्य के थे? तो केरल राज्य के। भुवनेश्वरी महिला आश्रम में एक सूत्र वाक्य दिया गया था सिरिल रैफेल के द्वारा। और कौन सा वाक्य दिया गया था? खुशहाल बच्चा, खुशहाल परिवार और खुशहाल समाज। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2। इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि जेलंग घाटी का है तो उत्तरकाशी में है। ठीक है। हापला घाटी आपकी चमोली में है। ठीक है। और सौर घाटी का है, सौर घाटी है आपकी पिथौरागढ़ में है। ठीक है। और गमोरी घाटी, तो गमोरी घाटी चंपावत में है। ठीक है। इस टाइप की घाटियां थोड़ा देख लेना, आप इनको मिला लेना, सुमिलित कर लीजिएगा एक बार। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, लवराज धर्मशक्तु को पद्मश्री अवार्ड किस वर्ष मिला था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 2014 में। ठीक है। थोड़ा लवराज धर्मशक्तु के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है। तो लवराज धर्मशक्तु का संबंध किससे है? तो यह एक पर्वतारोही है। ठीक है। और यह किस जनपद के हैं? तो पिथौरागढ़ जनपद के हैं। लवराज सिंह धर्मशक्तु ने 7 बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया था। तो इसके लिए इनको भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2014 में पद्मश्री दिया गया था। ठीक है। तो आगामी पेपर में आपको इस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष आदि क्लास यात्रा प्रारंभ हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1990 में। ठीक है। आदि कैलाश यात्रा की शुरुआत 1990 में हुई थी। अच्छा, अब बात करते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत 1981 से प्रारंभ की गई थी और कैलाश मानसरोवर यात्रा 40 दिन की होती है। आयोग प्रश्न पूछ सकता है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा कितने दिन की होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बनारस व कुमाऊं नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो बनारस व कुमाऊं नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मिस्टर कैनेडी के द्वारा। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आगामी पेपरों में आपको इस तरह की प्रश्न, इस तरह की पुस्तक जरूर लिखेगी कि बनारस और कुमाऊं पुस्तक किसने लिखी है? तो मिस्टर कैनेडी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। इसका जो ए ऑप्शन है, तो एटकिंसन ने कौन सी पुस्तक लिखी है? रिलीजन इन द हिमालय। नेक्स्ट प्रश्न है, बंधुमित्र व लक्ष्मीचंद ओझा किसके राजदूत थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि प्रदीप शाह। ठीक है। तो प्रदीप शाह का कार्यकाल पवार वंश में 1717 से 1773 तक था और प्रदीप शाह पवार वंश के 51वें क्रम के राजा थे। ठीक है। और प्रदीप शाह की संरक्षक कौन थी? जिया कनकदेई। और प्रदीप शाह के प्रधानमंत्री कौन थे? चंद्रमणि डंगवाल। और राजकवि कौन था? मेधाकर शर्मा, जिन्होंने रामायण प्रदीप पुस्तक लिखी थी। ठीक है। और प्रदीप शाह के राजदूत कौन थे? बंधुमित्र और लक्ष्मीधर ओझा। नेक्स्ट प्रश्न है,
केदारनाथ धाम पर डाक टिकट कब जारी हुआ था? तो केदारनाथ धाम पर डाक टिकट कब जारी हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 2001 में। तो केदारनाथ धाम पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? 22 दिसंबर 2001 को 4 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। अब बात करते हैं केदारनाथ धाम के बारे में। तो केदारनाथ धाम दो पर्वतों के बीच में स्थित है, खर्चाखंड और भरतखंड। और केदारनाथ धाम मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। केदारनाथ के रक्षक होते हैं भैरवनाथ और बद्रीनाथ के रक्षक होते हैं क्षेत्रपाल। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, पिथौरागढ़ के बनकोट में कब उत्खनन से 8 ताम्र उपकरण प्राप्त हुए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 1989 में। ठीक है, तो पिथौरागढ़ के बनकोट से 8 ताम्र मानवकृतियां कब प्राप्त हुई थी? तो 1989 में प्राप्त हुई थी यानी कि ऑप्शन बी। यहाँ पे जो ऑप्शन ए है थोड़ा देख लेते हैं कि 5 ताम्र मानव कीर्तियां पिथौरागढ़ के एक नैनी पाताल नामक क्षेत्र से 1999 में 5 ताम्र मानव कीर्तियां प्राप्त हुई थी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आयोग पूछता है कि 5 ताम्र मानव कीर्तियां कहां से प्राप्त हुई थी, तो पिथौरागढ़ के नैनी पाताल क्षेत्र से 1999 में 5 ताम्र मानव कीर्तियां प्राप्त हुई थी। अगर पूछेगा आयोग कि 8 ताम्र मानव कीर्तियां कहां से प्राप्त हुई थी, तो पिथौरागढ़ के बनकोट क्षेत्र से 1989 में 8 मानव कीर्तियां प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बौराड़ी मेला तथा टोकरिया मेला किस जनपद में लगता है? तो ठीक है, तो बौराड़ी मेला और टोकरिया मेला किस जनपद में लगता है? तो ऑप्शन डी यानी कि पिथौरागढ़ जनपद में। ठीक है, तो पिथौरागढ़ जनपद की स्थापना कब की गई थी? तो 24 फरवरी 1960 को की गई थी। बौराड़ी मेला, टोकरिया मेला, चैतौल मेला यहाँ के पिथौरागढ़ जनपद के महत्वपूर्ण मेले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पिंडारी ग्लेशियर की खोज सर्वप्रथम सितंबर 1846 में किस व्यक्ति ने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मिस्टर मर्डन के द्वारा। पिंडारी ग्लेशियर की खोज, जो पिंडारी ग्लेशियर आपका बागेश्वर जनपद के अंतर्गत है, तो पिंडारी ग्लेशियर की खोज सितंबर 1846 में मिस्टर मर्डन के द्वारा की गई थी। अब बात करते हैं बागेश्वर जनपद के प्रमुख ग्लेशियरों के बारे में। तो बागेश्वर में सुंदरढूंगा ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर, सुखराम ग्लेशियर, मैकातोली ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर और मैकोटली ग्लेशियर, ये सारे के सारे ग्लेशियर बागेश्वर जनपद के हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जसपुर टाउन एरिया कमेटी गठित हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 1850 में। जसपुर की बात करते हैं तो जसपुर को बसाने का श्रेय कैसे आता है? यशोधर जोशी को जाता है और जसपुर का प्राचीन नाम क्या है? सहजगीर। नेक्स्ट प्रश्न है, पिनाकनाथ मंदिर किस चंद शासक ने बनाया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि बाज बहादुर चंद। बात करते हैं पिनाकनाथ मंदिर के बारे में। पिनाकनाथ मंदिर जो है आपका बागेश्वर जनपद के अंतर्गत है। तो बागेश्वर जनपद में कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिर हैं थोड़ा देख लेते हैं। वेणी माधव मंदिर, कोट भ्रामरी मंदिर, बागनाथ का मंदिर और धौलीनाथ मंदिर और पिनाकनाथ मंदिर। ठीक है, तो इस टाइप के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं युक्त प्लस पूछ सकता है अपने पेपर में। जैसे पूछा था कि धौलीनाथ मंदिर किस जनपद में है, तो बागेश्वर जनपद में है। तो यहाँ पूछ सकता है कि पिनाकनाथ का मंदिर कहाँ है, तो पिनाकनाथ का मंदिर बागेश्वर जनपद में है और इसका निर्माण बाज बहादुर चंद वंश का एक महत्वपूर्ण राजा था, बाज बहादुर चंद ने पिनाकनाथ का मंदिर बनाया था। ठीक है, और कत्यूरों की जो कुल देवी है कोट भ्रामरी, तो कोट भ्रामरी का मंदिर, वेणी माधव मंदिर और बागनाथ का मंदिर, ये सारे के सारे मंदिर कहाँ है? बागेश्वर जनपद में। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्मोड़ा में आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि 1916 में। ठीक है, तो अल्मोड़ा की स्थापना कब की गई थी? तो अल्मोड़ा की स्थापना 13 अक्टूबर 1891 को की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पवार शासक के काल में केदार खंड को गढ़वाल कहा गया? तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि किस पवार शासक के काल को केदार खंड को गढ़वाल कहा गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि अजयपाल। ठीक है, बात करते हैं अजयपाल के बारे में। अजयपाल पवार वंश का एक महत्वपूर्ण राजा है जिसका कार्यकाल 1490 से 1519 के बीच में है और अजयपाल पवार वंश का 37वें क्रम का राजा था। ठीक है, यानी कि 52 गढ़ों को विजित करने वाला पहला पवार राजा कौन था? तो अजयपाल था। अजयपाल को धार्मिक न्यायप्रिय राजा भी कहा जाता है और अजयपाल ने मापन प्रणाली जैसे पाथा प्रणाली, धूलिया पाथा, सरकारी पाथा, धर्म पाथा प्रणाली अपने शासनकाल में
चलाई थी। ठीक है, दिल्ली में अजयपाल के समकालीन सिकंदर लोदी था। तो 1491 में चंद वंश का एक शासक था कीर्तिचंद ने अजयपाल पर आक्रमण करता है, जिससे अजयपाल अपने जीवन का पहला युद्ध हार जाता है। और 1492 में अजयपाल कीर्तिचंद पर आक्रमण करता है तथा इस युद्ध में अजयपाल जीत जाता है। ठीक है, और अजयपाल के कार्यकाल में गढ़वाल को गढ़वाल कहा जाने लगा। ठीक है, तो गढ़वाल को गढ़वाल शब्द कब से कहा जाने लगा? 1515 से कहा जाने लगा। और अजयपाल के कार्यकाल में 1512 में अजयपाल राजधानी को चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ लाता है। और उसके बाद 1512 में देवलगढ़ से राजधानी श्रीनगर आती है। कब आती है? 1517 में। ठीक है, अजयपाल के गुरु का नाम क्या था? सत्यनाथ योगी। ठीक है, तो अजयपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जैसे उनके उपनाम के बारे में देख लेते हैं। गढ़वाल का बिस्मार्क कहते हैं, गढ़वाल का नेपोलियन, गढ़वाल का जूलियन सीजर, गढ़वाल का कृष्ण, गढ़वाल का अशोक, गढ़वाल का महात्मा, गढ़वाल का युधिष्ठिर, गढ़वाल का दुर्योधन और गढ़वाल का कुबेर। और गढ़वाल का पूर्वादेव और आदिनाथ के नाम से अजयपाल को जाना जाता है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, नैनीताल में कुमाऊं परिषद का गठन कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 1916 में। तो नैनीताल में कुमाऊं परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो 30 सितंबर 1916 को की गई थी। अच्छा, अब प्रश्न क्या बन सकता है कि कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब किया गया था? तो 1926 में कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, देश का पहला आयुर्वेद कैंसर संस्थान कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि हरिद्वार जनपद में। और हरिद्वार जनपद की स्थापना कब की गई थी? 28 दिसंबर 1988 को की गई थी। और हरिद्वार जनपद सहारनपुर मंडल के अधीन था, जिसको गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया था सन 2000 में। नेक्स्ट प्रश्न है, नवादा देहरादून में किस रानी का महल था? तो इसका सही उत्तर है रानी कर्णावती। ठीक है, तो रानी कर्णावती को आप जानते ही होंगे, उनका नाम सुना होगा कि नाग काटी रानी के नाम से किस महिला को जाना जाता है? तो रानी कर्णावती को जाना जाता है। ठीक है, तो रानी कर्णावती के पति का नाम क्या था, यानी कि हस्बैंड का नाम क्या था? महिपति शाह था। और रानी कर्णावती के पुत्र का नाम क्या था? पृथ्वीपति शाह। ठीक है, तो रानी कर्णावती ने देहरादून में राजपुर नहर, रिस्पना नहर और करणपुर गांव बसाया था। जो आयोग ने अपने प्रीवियस पेपर यानी कि वीडियो के पेपर में पूछा था कि राजपुर नहर, रिस्पना नहर और करणपुर गांव को किसने बसाया था? तो रानी कर्णावती ने बसाया था। ठीक है, तो रानी कर्णावती को नाग काटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। और रानी कर्णावती ने राजधानी श्रीनगर से नवादा देहरादून लाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, लाटू देवता का मंदिर चमोली जनपद में किस गांव में स्थित है? तो लाटू देवता का मंदिर एक प्रश्न देखो कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से। लाटू देवता का मंदिर कहाँ है? तो चमोली जनपद में है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पूछा गया है कि लाटू देवता का मंदिर चमोली जनपद के किस गांव में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वाणगांव। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल कब आयोजित होंगे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि वर्ष 2022 में। नेक्स्ट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी थी? तो गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि राय बहादुर पातीराम के द्वारा। जो आयोग ने अपने प्रीवियस पेपर में ये पुस्तक पूछी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 963। नेक्स्ट प्रश्न है, चमोली के मलारी गांव से मिला 5.5 किलो का सोने का मुखौटा किस संस्कृति से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि महापाषाणी संस्कृति। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी निम्नलिखित में से किस नगर में होती थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि नैनीताल जनपद में। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथक उत्तराखंड हेतु गठित पहली राजनीतिक पार्टी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि उत्तराखंड क्रांति दल। ठीक है, बात करते हैं यूकेडी के बारे में। तो यूकेडी की स्थापना कब की गई थी? तो 1979 में की गई थी। और यूकेडी की स्थापना किसने की थी? देवीदत्त पंत के द्वारा। और यूकेडी से बने हुए उत्तराखंड के पहले विधायक कौन थे? तो जसवंत सिंह रावत। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में पुरुष साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो उत्तराखंड राज्य में पुरुष साक्षरता कितना प्रतिशत है?
तो ऑप्शन ए यानी कि 88.33%। नेक्स्ट प्रश्न है कुमाऊं आदर्श मोटर यातायात कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि 1964 में। ठीक है, ध्यान पूर्वक प्रश्न पढ़ना है, जल्दबाजी ना करना है, ठीक है, जिससे कि प्रश्न गलत हो जाएगा। ऑप्शन को देख के पहले आपको प्रश्न पढ़ना है, कम से कम 2 या 3 बार प्रश्नों को पढ़ें, उसके बाद आंसर लगाएं। ठीक है, पूछा गया है कि कुमाऊं आदर्श मोटर यातायात कोऑपरेटिव सोसाइटी की लिमिटेड की स्थापना 1964 में हुई थी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी। यहाँ पे ऑप्शन ए है 1939 में, तो कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना 1939 में काड़ोदा में की गई थी। इसका जो 1941 है तो गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना 1941 में कोटद्वार में की गई थी। इसका जो सी है 1958 में, तो 1958 में 24 मई 1958 में गढ़वाल मोटर्स की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है राज्य के विश्वविख्यात नेता सुंदरलाल बहुगुणा का कार्यक्षेत्र है। तो प्रश्न पूछ सकता है आयोग कि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ऑप्शन सी यानी कि पर्यावरण से। इन्होंने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा भी दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है बद्रीनाथ मंदिर मुख्यतः कितने भागों में विभाजित है? प्रश्न पूछा गया है कि बद्रीनाथ मंदिर मुख्यतः कितने भागों में विभाजित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि 3। तो बद्रीनाथ धाम 3 भागों में बांटा गया है, जैसे पहला है सिंहद्वार, दूसरा है मंडल, तीसरा आपका गर्भगृह। तो इस टाइप के ये वाला प्रश्न आपका आबकारी विभाग 10 जनवरी 2021 के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, अब बात करते हैं बद्रीनाथ के बारे में। जो बद्रीनाथ धाम है नर और नारायण पर्वतों के बीच में स्थित है। बद्रीनाथ धाम के चारों तरफ कौन सा बुग्याल फैला हुआ है? तो केला बुग्याल फैला है। ठीक है, बद्रीनाथ के रक्षक कौन होते हैं? क्षेत्रपाल होते हैं। ठीक है, और केदारनाथ के रक्षक भैरवनाथ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है त्रिवर्णिक धर्म निर्णय पुस्तक किसने लिखी है? तो त्रिवर्णिक धर्म निर्णय पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि रुद्रचंद के द्वारा। और रुद्रचंद के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि रुद्रचंद चंद्रवंश का एक महत्वपूर्ण राजा था जिसने रुद्रपुर शहर की स्थापना की थी। और रुद्रचंद के 2 बेटे होते हैं, एक होता है शक्ति हुसैन, दूसरा होता है आपका लक्ष्मी चंद। नेक्स्ट प्रश्न है आदर्श का विलोम शब्द होगा। तो आदर्श का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन सी यानी कि यथार्थ। नेक्स्ट प्रश्न है आत्रेय में प्रत्यय है। तो आत्रेय में प्रत्यय क्या होगा? ऑप्शन डी यानी कि ए। तो यहाँ पे देखते हैं उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्दों के पीछे लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं, और उपसर्ग उन्हें कहते हैं जो शब्दों के आगे लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है अमानवीय में उपसर्ग है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि अ। अमानवीय में उपसर्ग क्या होगा? अ। ठीक है, उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो शब्दों के आगे लगते हैं। ठीक है, तो उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं आयोग में। नेक्स्ट प्रश्न है गोधूम का तद्भव है। तो गोधूम का तद्भव क्या होगा? ऑप्शन ए यानी कि गेहूं। नेक्स्ट जो किसी के स्थान पर कार्यरत हो। तो जो किसी के स्थान पर कार्यरत हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए यानी कि स्थानापन्न। नेक्स्ट प्रश्न है थोता चना बाजे घना। तो थोता चना बाजे घना लोकोक्ति का अर्थ है। तो ऑप्शन बी यानी कि अच्छे व्यक्ति दिखावा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। तो फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए यानी कि अस्त्र। नेक्स्ट प्रश्न है कौरवी ब्रज भाषा कौन सी हिंदी है? तो कौरवी और ब्रज भाषा कौन सी हिंदी है? तो ऑप्शन बी यानी कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौरवी और ब्रज भाषा आती है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है? ठीक है, सो शुद्ध वर्तनी पूछी गई है कि आषाढ़ जो है कैसे लिखते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जो स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन बी यानी कि योगी। नेक्स्ट प्रश्न है बीवी और बेगम किस भाषा के शब्द हैं? तो बीवी और बेगम किस भाषा के शब्द हैं? तो ऑप्शन ए
यानी कि तुर्की भाषा के शब्द। जैसे ऑप्शन बी दिया है फारसी, तो फारसी भाषा का शब्द है आपका अखबार। जैसे आपका डी ऑप्शन दिया है अरबी, जनाब, अदालत, अल्लाह, आजाद, ये अरबी भाषा के शब्द हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है स्वागत में कौन सी संधि है? तो स्वागत में कौन सी संधि है? यानी कि ऑप्शन डी, यानी कि यण संधि। नेक्स्ट प्रश्न है आशा और निराशा, आशा और निराशा किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आशा और निराशा शब्द आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पतलून पहना बादल, पतलून पहना बादल किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि राजेश जोशी। अब थोड़ा राजेश जोशी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। राजेश जोशी का जन्म 18 जुलाई 1946 को नरसिंह जिला मध्य प्रदेश में राजेश जोशी का जन्म हुआ था। राजेश जोशी से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें देख लेते हैं। जैसे है नेपथ्य में हंसी, एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, दो पंक्तियों के बीच, चांद की आदतें और पतलून पहना बादल और कपिल का पेड़। तो इस टाइप की जो पुस्तकें हैं आपकी राजेश जोशी की हैं, ये यूके ट्रिपल एससी में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, राजेश जोशी और शेखर जोशी के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन सी, यानी कि 5। देखो बात करते हैं संधि के बारे में। तो संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। ठीक है। अब पूछा गया कि स्वर संधि के भेद, तो स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि। ठीक है, तो स्वर संधि के भेद 5 होते हैं। ठीक है। कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है विस्तार का विलोम शब्द बताइए। तो प्रश्न पूछा गया है कि विस्तार का विलोम शब्द बताइए। तो विस्तार का विलोम ऑप्शन सी, यानी कि संक्षेप होता है, यानी कि किसी चीज का संक्षेप, यानी कि विस्तार का विलोम संक्षेप। नेक्स्ट प्रश्न है य, र, ल, व व्यंजनों को कहते हैं। तो य, र, ल, व व्यंजनों को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि अंतस्थ व्यंजन। नेक्स्ट प्रश्न है किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने वाले उत्सव के लिए एक शब्द है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि रजत जयंती। तो रजत जयंती किसे कहते हैं? जब किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होते हैं तो उसमें रजत जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कान काटना मुहावरे का अर्थ है। तो कान काटना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि चतुर होना। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा सुख कहानी के लेखक है। तो तीसरा सुख कहानी के लेखक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि शैलेश मटियानी। अब बात करते हैं शैलेश मटियानी के जीवन परिचय के बारे में। तो शैलेश मटियानी का जन्म 14 अक्टूबर 1931 को बाड़ेछीना अल्मोड़ा में शैलेश मटियानी का जन्म हुआ था। शैलेश मटियानी के बचपन का नाम क्या था? रमेश चंद मटियानी था। शैलेश मटियानी की मृत्यु 24 अप्रैल 2001 को हुई थी। अब बात करते हैं शैलेश मटियानी की प्रमुख पुस्तकों के बारे में। मेरी 33 कहानियां, बर्फी की चट्टानें, जंगल में मंगल, 52 नदियों का संगम, कबूतर खाना, औरतों का शहर, चंद औरतों का शहर। तो इस टाइप की जो पुस्तकें हैं, तो इस टाइप की पुस्तक आने वाले पेपर में आपको अवश्य देखने को मिलेगी। तो शैलेश मटियानी के बारे में आयोग ने तरह तरह के प्रश्न पूछे हैं, जैसे शैलेश मटियानी का जन्म कब हुआ था, या शैलेश मटियानी के बचपन का नाम क्या था, या शैलेश मटियानी का संबंध किस जिले से है। तो इस टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत दिसंबर 2000 से हुई थी, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है डंकन दर्रा निम्नलिखित में से किन स्थानों को अलग करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि दक्षिणी अंडमान तथा लिटिल अंडमान को डंकन दर्रा अलग करता है। यहाँ पे दर्रे के बारे में देखते हैं। खैबर दर्रा पूछेगा तो पाकिस्तान में है। ठीक है, तो खैबर दर्रा कहाँ है? पाकिस्तान में। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन सी 1961 में, 1961 में। नेक्स्ट प्रश्न है
किस संविधान संशोधन के अनुसार भारत के लोगों को मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 से 18 कर दी गई है? तो पहले जो मतदान की जो आयु थी, तो उसमें अब क्या कर दी गई है आयु? 18 कर दी गई है, ठीक है, 21 से 18। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन के अनुसार भारत के लोगों को मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 से 18 वर्ष कब दी गई, कब की गई? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 61वें संविधान 1989 में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, असम में स्थित बराक घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो असम में जो बराक घाटी है वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन बी, यानी कि चाय की खेती के लिए, ठीक है। तो कौन से प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से? बराक घाटी किस राज्य में? तो असम में है, ठीक है, असम की राजधानी दिसपुर में है, ठीक है। जो असम में जो बराक घाटी है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर है लाला लाजपत राय के द्वारा। यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को लाल डफरिन के कार्यकाल में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र बंगाल की राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि मुर्शिदाबाद। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो गांधी सागर बांध के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन बी, यानी कि चंबल नदी पर। तो गांधी सागर बांध जो है आपका चंबल नदी पर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो गांधी सागर बांध की जो आधारशिला है वो 7 मार्च 1954 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो भारत की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ऑप्शन सी, यानी कि फातिमा बीबी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि जितने समय तक राष्ट्रपति चाहे, ठीक हो गया। बात करते हैं अटॉर्नी जनरल के बारे में। जो भारत का अटॉर्नी जनरल होता है उन्हें महान्यायवादी कहते हैं। तो भारत का महान्यायवादी होगा किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 76 के तहत, यानी कि अनुच्छेद 76 के तहत भारत का महान्यायवादी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना के तहत लगाए गए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र तो पश्चिम बंगाल में है, राउरकेला इस्पात संयंत्र तो उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जो जैव विविधता है वो कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। नेक्स्ट प्रश्न है, जहांगीर निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान कहता था? देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यूको 888 का फेवरेट सवाल है, ठीक है, मुगल काल से संबंधित। जहांगीर निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान कहता था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि विलियम हॉकिंस को। जहांगीर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि जहांगीर का कार्यकाल 1605 से 1627 में इनका कार्यकाल था। और जहांगीर ने इंग्लिश खान किसे कहता था? विलियम हॉकिंस को। और जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? शहादरा, लाहौर में। नेक्स्ट प्रश्न है, 2020 के लिए सरस्वती सम्मान किस? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर शरण कुमार लेमांबे को 2020 का सरस्वती सम्मान दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट प्रश्न है, भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है, यानी कि भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, हरियाणा पंजाब राजस्थान की। तो हरियाणा पंजाब राजस्थान की जो एक संयुक्त परियोजना है वो कौन सी है? भाखड़ा नागल बांध। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाली देश का पहला राज्य बन गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि उत्तराखंड राज्य। तो उत्तराखंड राज्य महिलाओं को संपत्ति अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न है,
छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो छोटा नागपुर पठार की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसका नाम क्या है? ऑप्शन सी, पारसनाथ। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 9। नेक्स्ट प्रश्न है, कोविड-19 से प्रभावित लोगों तक आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, आत्मनिर्भर भारत योजना केंद्र सरकार द्वारा कब शुरू की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि 8 मार्च 2020। तो 8 मार्च 2020 को आत्मनिर्भर भारत योजना केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि विश्व में प्रथम देश जिसने महिलाओं को मतदान देने का अधिकार दिया था। तो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि विश्व में प्रथम देश जिसने महिलाओं को मतदान देने का अधिकार दिया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि न्यूजीलैंड। नेक्स्ट प्रश्न है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? तो ऑप्शन ए, निजी स्वामित्व। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लैक गांधी किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए, मार्टिन लूथर किंग को। ठीक है, तो मार्टिन लूथर किंग को ब्लैक गांधी भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, आयोग ने अपने प्रीवियस पेपर में पूछा है प्रश्न को, इंडियन नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष आया था? तो ऑप्शन बी, यानी कि 1872 में। ठीक है, तो इंडियन नेटिव मैरिज एक्ट कब आया था? तो 1872 में। नेक्स्ट प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है कि पाल राजवंश का पहला शासक कौन था? देखो इस टाइप के प्रश्न है, ये आपके 31 अक्टूबर 2021 के कनिष्ठ के पेपर में पूछा गया था कि पाल राजवंश का पहला शासक कौन था? तो ऑप्शन बी, यानी कि गोपाल। नेक्स्ट प्रश्न है, अब बात करेंगे कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों के बारे में। कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट को कौन सी कुंजियां कहते हैं? तो ऑप्शन ए, अल्फा न्यूमेरिक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? ऑप्शन सी, प्लॉटर प्रिंटर मॉनिटर में आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? तो ऑप्शन सी, सीपीयू में। अब बात करेंगे रीजनिंग के बारे में। जो 91 से 100 तक रीजनिंग के प्रश्न है, तो कमेंट बॉक्स में आप इनको सॉल्व करके आप इनका आंसर दे सकते हो। यहाँ पे मैं खाली आंसर के बारे में बोलूंगा। 91 का, जैसे 91 प्रश्न है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका है? तो ऑप्शन बी, यानी कि 12। नेक्स्ट है 4, 196, 16, 169 के बाद क्या आएगा? फिर 144 और 64। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 36। 93 का आंसर है सी। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रेणी की अगली संख्या क्या होगी? 11 के बाद 7 आता है, 7, 14, 10, 17। तो इस टाइप की एक सीरीज दे रखी है, तो इसका आंसर क्या होगा? 94 का सी, यानी कि 13। 95 है, नेक्स्ट प्रश्न है 95, यदि बीते कल से पहले दिन बुधवार था तो रविवार कब आएगा? तो ऑप्शन डी, आने वाले कल से अगला दिन। 96 का आंसर है ऑप्शन बी, 97, एक कक्षा में रवि के स्थान पर ऊपर से 16वां और अंत से 49वां है, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है? तो ऑप्शन डी, यानी कि 64। नेक्स्ट प्रश्न है 98, 43, 26, 50, 37, 70 या 82 में कौन सी विषम संख्या है? तो ऑप्शन डी, यानी कि 43 होगी। 99, यदि किसी संख्या के 200% का मान 90 है तो उसका 80% कितना होगा? तो यानी कि ऑप्शन ए, यानी कि 36। आज का अंतिम प्रश्न है और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम रीजनिंग का प्रश्न है कि दो संख्याओं का योग 75 है, उनका अंतर 25 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 1250। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।